स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था, हमारा जो चैप्टर था वो था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, है ना। उसी से रिलेटेड है हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स, इट मीन्स पीपल मीन्स लोग। और रिसोर्स क्या है? रिसोर्स आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, रिसोर्स रिसोर्स रिसोर्स। एक्चुअल में रिसोर्स है क्या? मीनिंग रिसोर्स थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर अस इज नोन एज रिसोर्स। एक सिंपल डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर अस इज नोन एज रिसोर्स। हमारे आसपास अगर हम देखते हैं तो एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हैं। जो चीज़ें हमारे लिए जब तक यूज़फुल नहीं होती हैं तब तक वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं होता है। रिसोर्स वही होता है जो हमारे लिए यूज़फुल होती है, वही चीज़ें हमारे लिए जो है रिसोर्स होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं लैंड है, ये यूज़फुल है तो ये हमारे लिए रिसोर्स है। मिनरल्स हैं, दे आर यूज़फुल फॉर अस, क्योंकि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो कोई भी चीज़, छोटी एक सिंगल छोटी सी पिन से लेकर और एक बहुत बड़े एरोप्लेन तक जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, हर चीज़ में मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये रिसोर्स है हमारे लिए, है ना। तो जो वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल है वो रिसोर्स होती है। तो थिंग्स विच आर गिवन बाय नेचर एंड यूजफुल फॉर अस इज नोन एज रिसोर्स, है ना। ये तो था रिसोर्स क्या है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो है पीपल एज अ रिसोर्स। इट मीन्स जो लोग हैं वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स हैं। लोग हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं? क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि जो चीज़ हमारे लिए यूजफुल होती है वही रिसोर्स होती है। और यहाँ पे दिया पीपल एज अ रिसोर्स मीन्स पीपल मीन्स कौन? लोग, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसकी है? जनता की जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए रिसोर्स कैसे हो सकती है? क्योंकि हर बार हम ये पढ़ते चले आए हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती हैं। तो हम हमेशा यही पढ़ते चले आए हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो हमारे लिए समस्याओं को जन्म देती हैं, प्रॉब्लम्स को जो है वो बढ़ाती हैं। तो इसीलिए पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो पॉपुलेशन है वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है और हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन कैसे? तो इसको रिसोर्स में कंसीडर करने के लिए क्या आएगा? कैसे हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो एक रिसोर्स है? देखिए, पीपल एज अ रिसोर्स रेफर्स द वर्किंग पीपल ऑफ अवर कंट्री। हमारे कंट्री के जो वर्किंग पीपल हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेबर्स हैं, ये सब हमारे लिए काम करते हैं, है ना। और ये सब हमारे लिए काम करते हैं, इट मीन्स ये हमारे लिए यूजफुल है। और ये हमारे लिए यूजफुल है, इसका मतलब ये है कि ये रिसोर्स है ना। हमारी कंट्री में काम करने वाला जो भी व्यक्ति है, जो काम करके अर्न कर रहा है, ठीक है, जो काम करके अर्न कर रहा है और जो काम करके दूसरों की हेल्प कर रहा है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अर्न तो कर रहा है तो वो हमारी नेशनल जो जीडीपी है उसे तो इंक्रीज कर ही रहा है। लेकिन डॉक्टर किसको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? पेशेंट्स को, है ना। तो इस तरीके से अपनी अर्निंग के साथ साथ वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर डॉक्टर नहीं होगा तो क्या होगा? किसी को भी मेडिसिन जो है वो नहीं मिल पाएंगे प्रॉपर, किसी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर, तो वो हमारे लिए रिसोर्स है। तो रिसोर्स में क्या कंसिडर किया है? पीपल एज अ रिसोर्स रिफर्स द वर्किंग पीपल ऑफ अवर कंट्री, है ना। सो हम कह सकते हैं पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। तो हम कह सकते हैं कि वो वर्किंग पॉपुलेशन हमारे कंट्री की जो है वो हमारे लिए रिसोर्स हो सकती है, रिसोर्स है। ठीक है, अब पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन जो है वो एक समय में जब हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है हमारी प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करता है, हमारी समस्याओं को बढ़ाता है, उस समय हमारी पॉपुलेशन जो है वो कंट्री की लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी जिम्मेदारी, हमारी कंट्री की जिम्मेदारी है। ये हमारी जो लोग हैं, रहने वाली जनसंख्या जो है हमारे कंट्री की, समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या हैं? वो हमारे कंट्री की जिम्मेदारी हैं।
हमारे कंट्री की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों की टेक केयर करना, ठीक है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है ये असर्ट भी है। असर्ट का मतलब क्या होता है? संपत्ति। ये पॉपुलेशन हमारी संपत्ति है। संपत्ति हम किसे कहते हैं? जायदाद, है ना। तो जायदाद जो हमें कुछ देती है। तो पॉपुलेशन हमारी संपत्ति कैसे है? क्योंकि पॉपुलेशन जो है, जब पॉपुलेशन एजुकेटेड होती है तो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और जब हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उसी के साथ साथ वो अर्निंग करती है, हमारी कंट्री की जो है जीडीपी को इंक्रीज करती है। और जब जीडीपी इंक्रीज होती है तो क्या होता है? कंट्री का डेवलपमेंट होता है। मतलब जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे हमारे कंट्री में, उतनी हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होगी। जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतने ही हमें रिसोर्स ज़्यादा मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो लायबिलिटी से ज़्यादा हमारी असर्ट भी बन सकती है। लेकिन कब? जब हमारी पॉपुलेशन हेल्दी और एजुकेटेड होगी, ठीक है। अब यहाँ आता है ह्यूमन इन्वेस्टमेंट। अब मैंने आपसे कहा कि ये पॉपुलेशन जो है वो हमारी असर्ट बन सकती है। कब? जब ये एजुकेटेड और हेल्दी होगी। अब आप बच्चे हैं, है ना, आप बहुत अच्छे से, इतना तो सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते होंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स जहां हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि कुछ समय बाद वहां से हमें जो है अर्निंग होती है, या हम कह सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट लगा के हमें पैसा ज़्यादा मिलता है, वही इन्वेस्टमेंट है। कोई लैंड में इन्वेस्ट करता है कि आज हम लैंड खरीद के डाल देते हैं, तो हो सकता है 8-10 साल बाद उसी लैंड का जो है कीमत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें वहाँ से पैसा ज़्यादा मिलेगा, जितना हमने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा हमें मिलेगा। कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है कि आज गोल्ड सस्ता है, लाओ हम गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, जब गोल्ड की कीमत ज़्यादा होगी तब उसे सेल करेंगे, सेल करने से क्या होगा, वो उनको पैसा जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया? गोल्ड में इन्वेस्ट किया, और जब उसकी कॉस्ट हाई हो गई तो उसे सेल कर दिया। ये होता है इन्वेस्टमेंट, है ना। पॉलिसीज लेते हैं, LIC पॉलिसीज लेते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किस लिए? अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए। इसी तरीके से ह्यूमंस के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के ऊपर आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप जो हैं वो कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज हो जाएंगे। कब? जब आपकी एजुकेशन पूरी होगी, जब आपके पास स्किल होगी, जब आपको जॉब मिल जाएगी, तो आपको वहाँ से जो है रिटर्न बैक मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ योर पेमेंट या इन द फॉर्म ऑफ योर सैलरी। तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ। वो इन्वेस्टमेंट किस में हुआ? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग पे इन्वेस्टमेंट किया गया, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ है ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, जो बन जाता है आगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन बीइंग के ऊपर इन्वेस्ट करना जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। जैसे प्रोसेस मैंने अभी बताया कि इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ के को लेकर जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी ह्यूमन बीइंग पर, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन इन्वेस्टमेंट। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जब कोई भी व्यक्ति ह्यूमन, और जब किसी भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, मतलब उसको एजुकेट करने के लिए, उसको स्किल प्रोवाइड करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्योंकि कोई भी एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिल सकती। कोई भी स्किल अगर आप डेवलप करते हैं अपने अंदर, जैसे अगर आप मान लीजिए स्किल क्या है, अगर आप MBBS करते हैं तो वो आपकी डॉक्टरी की स्किल होगी। उसकी डेवलप करने के लिए आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिल जाएगा सब कुछ, आपको उसके लिए मेहनत भी करनी होगी, और उसके साथ आपको इनको पैसा भी देना होगा। तो वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है आपके एजुकेशन पे, आपके स्किल पे, ठीक है। और जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, व्हेन यू गेट अ जॉब समवेयर, आपको जब कहीं पर जॉब मिलती है, फिर जब वो सैलरी आती है, तो वो क्या होती है? वो आपकी ह्यूमन कैपिटल हो जाती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मेड ऑन ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ बिकम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आया आपको? एक बार फिर बता रही हूं कि ह्यूमन इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इज नोन एज ह्यूमन इन्वेस्टमेंट। और वही ह्यूमन इन्वेस्टमेंट आगे जाकर जब हमें उससे रिटर्न मिलता है
इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, तो वो हो जाती है हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल इज बेटर देन अदर रिसोर्स लाइक लैंड, कैपिटल, लेबर। आपको याद होगा इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसमें मैंने आपको बताए थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसमें भी मैंने आपको आपको मैंने नॉलेज के बारे में बताया था, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए थे, जिसमें हमारा लैंड आ जाता है, जिसमें हमारी लेबर आ जाती है, जिसमें हमारी कैपिटल आ जाती है, और 4th जो था वो एंटरप्रेन्योर था, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट भी कह सकते हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो ये 4 मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए थे। ठीक है, वही चीज है कि यहाँ पर भी ह्यूमन कैपिटल इज बेटर देन द रिसोर्स लाइक लैंड, कैपिटल एंड लेबर। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है ये क्वेश्चन कि व्हाई ह्यूमन कैपिटल इज बेटर देन द अदर रिसोर्सेज, बाकी रिसोर्सेज से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल जो है वो बेटर क्यों है। तो बाकी रिसोर्सेज से ह्यूमन कैपिटल बेटर इसलिए है क्योंकि जो भी आपके पास लैंड है, ठीक है, आपके पास कैपिटल है, ठीक है, आपके पास लेबर है, इन सभी का प्रॉपर यूज जो है वो ह्यूमन कैपिटल ही कर सकता है। इन सभी को एक सही फॉर्मेशन देना, इन सभी से एक सही तरीके का काम लेना जो है, ये काम कौन कर सकता है? ये ह्यूमन कैपिटल ही कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इज बेटर देन द अदर रिसोर्सेज, लैंड, कैपिटल एंड लेबर। अब यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जहां पर किसी काम से हम अर्निंग करते हैं। ठीक है, जहां पर हमें अर्निंग होती है वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। Means different people work in different field and people go to farms, factories, banks, hospitals, schools, etc. All these activities that give income to the people. ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो लोगों को इनकम देती हैं, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जहाँ से हमें किसी भी तरीके की इनकम नहीं होती, मतलब काम तो हम करते हैं लेकिन हमें किसी भी तरीके से इनकम नहीं होती। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टेरिटरी एक्टिविटी। अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटी वो होता है वेयर पीपल डायरेक्टली अर्न फ्रॉम द नेचर, जहाँ पर व्यक्ति डायरेक्टली नेचर से अर्निंग करता है। तो नेचर से अर्निंग करता है, कैसे करेगा? लाइक एग्रीकल्चर, लाइक फिशरी, ठीक है, लाइक डेयरी, माइनिंग, ये सारे वो काम हैं इन जहाँ पे व्यक्ति डायरेक्ट नेचर से अर्न करता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी का क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब है जहां पर हम प्राइमरी एक्टिविटी के प्रोडक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ मशीन, जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ मशीन हम किसी दूसरे फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। और प्राइमरी एक्टिविटी के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल मैं आपके देती हूँ, जैसे एग्जाम्पल है, समझ लीजिए आप कॉटन। कॉटन ग्रो करना जो है वो आता है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में। प्राइमरी एक्टिविटी के थ्रू हम कॉटन को ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद सेकेंडरी एक्टिविटी में कॉटन को चेंज किया जाता है, किसमें? क्लोथ में चेंज करते हैं। तो कॉटन से क्लोथ में चेंज करने के लिए हमें मशीन की जरूरत है, क्योंकि उसे यान में चेंज करना पड़ेगा, यान से उसे क्लोथ में चेंज होंगे, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉटन को हमने चेंज कर दिया क्लोथ्स में, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। थर्ड आता है टेरिटरी एक्टिविटी। टेरिटरी एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं वेयर सर्विसेज प्रोवाइड टू द सेकेंडरी एंड प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, लाइक हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, बैंक हो गए, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया,
ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब जो हैं ये आते हैं हमारे टेरिटरी सेक्टर में। क्लियर भैया? टेरिटरी एक्टिविटीज में मीन्स जितने भी हम कह सकते हैं ऑक्यूपेशंस होते हैं, इन ऑक्यूपेशन से जो अर्निंग होती है वो सारी आती है हमारी टेरिटरी एक्टिविटी में, और सेकेंडरी एक्टिविटी में जो है हमारे इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, और प्राइमरी एक्टिविटीज में हमारे एग्रीकल्चर आ जाता है। एग्रीकल्चर, फिशरी, माइनिंग, ये सब हमारे प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाता है। क्लियर? अब आता है नॉन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम काम तो करते हैं लेकिन हमें किसी भी तरह की अर्निंग नहीं होती। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हेन टीचर टीच इन क्लास, ठीक है, व्हेन टीचर टीच इन क्लास इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज देयर टीचर इज गेटिंग सैलरी। जब कोई भी टीचर किसी क्लास में पढ़ाता है या कह सकते हैं किसी स्कूल में पढ़ाता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि वहां पे अपनी टीचिंग के थ्रू वो अर्निंग करता है, अपनी सैलरी लेता है। लेकिन व्हेन टीचर टीच हिज ओन सन या व्हेन टीचर टीच हिज ओन चाइल्ड, जब कोई भी टीचर अपने ही बच्चे को जब पढ़ाता है तो वहां उसे किसी भी तरीके की अर्निंग नहीं होती। वहां पे एक्टिविटी तो हो रही है, काम तो हो रहा है, लेकिन उस एक्टिविटी का कहीं भी कोई उसको इनकम नहीं मिल रही, तो इसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? जहां हम काम तो करते हैं लेकिन उस काम का हमें किसी भी तरीके से उससे हमें इनकम नहीं होती। इसी तरीके से एग्जांपल है कि व्हेन डॉक्टर ट्रीट अ पेशेंट, व्हेन डॉक्टर ट्रीट्स अ पेशेंट ही गेट अ फीस। जब डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट करता है तो उसे फीस मिलती है, ठीक है। एंड इन द सेम वे व्हेन डॉक्टर ट्रीट हिज ओन फैमिली मेंबर, जब डॉक्टर अपने ही फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट करता है तो वहां उसे किसी भी तरीके की फीस नहीं मिलती। तो इसमें एक्टिविटी जो है हुई, यहाँ पर एक्टिविटी तो हो रही है, ट्रीटमेंट तो हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं मिल रही, तो वो आता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। क्लियर? तो ये तो था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर्स बिटवीन मेन एंड वुमेन। इट मीन्स मेन और वुमेन, व्हेन इट मीन्स मेन और वुमेन्स के बीच में जो है लेबर्स का डिवीजन। तो हम, जैसा आप सबको मालूम है कि हमारी जो सोसाइटी है या कह सकते हैं कि हमारे समाज में आदमी और औरत है ना, इन दोनों के काम का ऑटोमेटिक डिवीजन किया हुआ है कि जो वुमेन्स का काम है घर के जितने भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लीनिंग की, कुकिंग की, है ना, टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, ये सारे काम जो हैं वो वुमेन्स के हो जाते हैं। और मेन का काम क्या होता है? मीन्स गो आउट एंड अर्न मनी, बाहर जाएं, मनी अर्न करके लाएं जिससे फैमिली को सर्व कर सके। तो ये काम जो है हमारे समाज ने ऑटोमेटिकली डिवाइड कर रखी है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ विमेंस घर पे परफॉर्म करती हैं, उन एक्टिविटीज़ की कहीं भी हमारे किसी भी तरीके के जीडीपी में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दे आर ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसा हम अभी पहले पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो विमेंस के जो डोमेस्टिक वर्क हैं दे आर ऑल्सो इंक्लूड इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ एक्टिविटीज तो होती हैं लेकिन वहाँ किसी भी तरीके की उनकी इनकम नहीं होती है। और हमारे समाज ने भी जो मेन और वुमेन से इनके काम के क्राइटेरिया को फिक्स किया हुआ है कि बाहर जाके अगर कमाने का काम है तो वुमेन्स जो मेंस करेंगे, और घर की एक्टिविटीज़ जो हैं, घर के जो डोमेस्टिक वर्क हैं वो सारे जो है वुमेन्स करेंगी। लेकिन अब क्योंकि अपने समाज में पहले के समय में विमेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी एजुकेशन को लेकर, विमेंस के एजुकेशन पे लोगों का ध्यान नहीं था। तो विमेंस जो थी वो अनएजुकेटेड थी, है ना, वो एजुकेट नहीं थी। तो अगर वुमेन्स किसी काम को करना भी चाहते थे, किसी ऐसे काम को जिससे कि उनको अर्निंग हो, जिससे उनके फैमिली की इनकम जो है वो इंक्रीज हो सके, तो वहाँ पर वो एज अ लेबर वर्क कर सकती है ना। तो मजदूरी के तौर पर वो काम किया करते थे क्योंकि वो अनएजुकेटेड होती थी इसलिए, और वो एज अ लेबर काम करते थे तो उनको पेमेंट भी जेंट्स के अकॉर्डिंग कम मिलता था, मीन्स मेन के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट भी
कम मिलता था। धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो वुमेन्स एजुकेशन को लेकर स्टेप लिया। लोगों ने एजुकेशन में जो है ना लड़कियों को आगे बढ़ाया, पढ़ाया, और जैसे जैसे वुमेन्स का एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट हुआ, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर पहले वुमेन्स काम नहीं कर सकती थी, लेकिन आज वुमेन्स वहां पर काम करती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो वहां पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन्स हैं, सबको सेम पेमेंट होता है। लेकिन हम बात करते हैं अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो जो कुछ भी फैसिलिटीज़ जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मिलती हैं, वो सारी बेनिफिट्स जो हैं, फैसिलिटीज़ जो हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें भी हम जो है लास्ट चैप्टर में आई थिंक पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जिसमें जो है पीएफ मिलता है, जिसमें ग्रेचुइटी मिलती है, जिसमें पेड लीव्स मिलती हैं, जिसमें विमेंस को जो है मैटरनिटी लीव मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी जगह अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना तो पेड लीव्स मिलती है, ना ही मैटरनिटी लीव मिलती है, ना ही प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना ही ग्रेचुइटी मिलती है, और इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी भी तरीके की जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है, जो हमें जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब कोई भी विमेन जब एंटर करती है, तो वहाँ पर उसको अगर विमेन्स को मेन से ज़्यादा नहीं है तो मेन से कम भी नहीं है, मीन्स उनको इक्वल सैलरी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। इक्वल सैलरी जहाँ तक पॉसिबल होता है उनको कम ही मिलती है, लेकिन फिर भी आजकल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो है विमेन्स हैं उनको बराबर की सैलरी देना स्टार्ट किया। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हमारे गर्ल्स की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे कंट्री में चाइल्ड्स को एजुकेट करने के लिए, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी पॉपुलेशन है, हमेशा हम यही पढ़ते आए हैं कि पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो हमारे कंट्री में बहुत सारी समस्याएं जो हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब इसी के साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर ये एजुकेटेड पॉपुलेशन है, अगर ये एजुकेटेड पॉपुलेशन है तो ये हमारी कंट्री के लिए लायबिलिटी नहीं होती है, ये हमारे कंट्री के लिए एसर्ट बन जाती है। लेकिन इस एसर्ट को बनाने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है हमारी एजुकेशन और इसके साथ साथ हेल्थ। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है हेल्थ। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, जैसे जापान की अगर हम बात करते हैं, तो जापान एक ऐसा कंट्री है जिसमें रिसोर्सेज नहीं है, जिसमें रिसोर्सेज के लिए उसे दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन फिर भी जापान जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है। क्यों डेवलप्ड कंट्री है? क्योंकि जापान ने अपनी ही कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। तो अगर कोई भी हम जैसे बात करते हैं, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी इंडस्ट्री है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं देना पसंद करेगी जो अनफिट हो, मीन्स जो अनहेल्दी हो, है ना। हर इंस्टीट्यूशन यही चाहता है कि उसके यहाँ पर ऐसा एम्प्लॉय जो है वो काम करे जो हेल्दी हो, जो उसकी जो है इंडस्ट्री के लिए या फिर उसकी इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ ऐसा करे कि उसके इंस्टीट्यूशन का नाम हो, उसका इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप हो, है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जब हेल्थ की, तो हम ये देखेंगे कि हेल्थ एक्चुअल में है क्या। अगर हम आपसे पूछें हेल्थ क्या है, तो आप ये कहेंगे जिसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, इसका मतलब वो हेल्दी है। नो, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि हेल्दी में सिर्फ हमारे डिजीज ही नहीं आती है, सोशली, फिजिकली एंड मेंटली अगर कोई भी व्यक्ति फिट है, तब हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है एक हेल्दी पर्सन है। ठीक है, तो हेल्थ में सिर्फ हमारी हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि अगर हमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं। अगर हमें किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि यस वी आर हेल्दी। ठीक है, तो सोशली मतलब उसको समाज में जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ से किसी तरीके का कोई टेंशन ना हो, वहाँ किसी तरह की कोई समस्या ना हो उसकी, है ना। फिर फिजिकली मतलब उसके बॉडी में किसी भी तरीके की डिजीज ना हो, एंड मेंटली उसके दिमाग में किसी भी तरीके का प्रेशर ना हो, किसी भी तरीके के टेंशन्स ना हो, उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं दैट पर्सन इज अ हेल्दी पर्सन। और हर इंस्टीट्यूशन यही चाहता है कि उसको एक ऐसा एम्प्लॉय मिले जो है पूरी तरीके से हेल्दी हो। इट मीन्स सोशली,
फिजिकली और मेंटली वो फिट हो, तभी वो व्यक्ति हेल्दी कहला पाता है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी अनहेल्दी पर्सन को अपने यहाँ अपॉइंट नहीं करता। दूसरी चीज आती है एजुकेशन। एजुकेशन इज कंसिडर्ड द थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन को ह्यूमन बीइंग की थर्ड आई कहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है? मीन्स 2 आईज तो ऑलरेडी वी हैव, 2 आंखें तो हमारे पास हैं, जो हम सही सामने देख रहे हैं क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ हमें सामने दिख रही है लेकिन उसके बारे में हम तब जान पाते हैं जब हम एजुकेट होते हैं, जब हम समझदार होते हैं, जब हम पढ़े लिखे होते हैं। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन मेक्स बेटर सिटीजन। एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन एक व्यक्ति को एक अच्छा सिटीजन बनाती है। मीन्स एजुकेशन हमें बताती है कि व्हाट आर द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी भी एक व्यक्ति की क्या ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स हैं, हमारे कंट्रीज के लिए, हमारे कंट्री के लिए हमारी क्या ड्यूटी है, हमारी कंट्री ने हमें क्या राइट्स दिए हैं। ठीक है, तो एजुकेशन मेक्स बेटर सिटीजन। एजुकेशन एक अच्छे नागरिक को तैयार करती है। एंश्योर्स अ प्रोडक्टिव फ्यूचर। एजुकेशन, जब किसी को एजुकेशन, कोई एजुकेटेड व्यक्ति होता है तो वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है। मीन्स अगर कोई एजुकेट नहीं है तो उसका कोई एम नहीं है, और जब हम एजुकेटेड होते हैं, जब हम एजुकेट होते हैं तो हमारी एक एम होता है, उसकी फ्यूचर प्लानिंग होती है कि आज हम इस जो पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे जाके हमारा क्या एम है, हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को और जो है अच्छा बनाना है। तो एजुकेशन जो है वो हमारे फ्यूचर को प्रोडक्टिव बनाता है, मतलब हमारे फ्यूचर को अच्छा बनाता है, इंप्रूव कर देता है। सेकेंड, ओपन ए न्यू विस्टास। एजुकेशन जो है वो हमारे सोच के दायरे को बढ़ाता है। ठीक है, हमारी सोच को इम्प्रूव करता है, हमारी सोच को मतलब सिर्फ जैसे कहते हैं, आपने सुना होगा कुएं का मेंढक, मतलब जो व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा नहीं है और जिस एरिया में रह रहा है वो केवल उतनी ही वहीं की आसपास की चीज़ों के बारे में जानता है, बाहर दुनिया के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एजुकेट होता है तो जब वो एजुकेशन लेता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कराई जाती है, और जब वो किताबें पढ़ता है, बाहर निकलता है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है तो उसकी सोच का जो दायरा हो जाता है वो बढ़ जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी उसको हो जाती है, वो हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। देन स्पेयर अवेयरनेस। एजुकेशन, अगर हम कोई भी व्यक्ति एजुकेट होता है तो वो अवेयर होता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। उसे पता है कि हाउ मच एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एजुकेशन हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक व्यक्ति जब एजुकेट होता है तो उसे पता होता है कि एक हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना है ना। तो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं इसको ठीक रखने के लिए या अपने एनवायरनमेंट को फिट रखने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में जानकारी हमें मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि एजुकेशन जो है वो हमारे सोच को बढ़ाती है, हमें दूरदृष्टि प्रदान करती है। दूरदृष्टि का मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 से 3 किलोमीटर तक का देख सकते हैं। दूरदृष्टि का मतलब है यहाँ पर कि हम ये समझ सकते हैं कि हमारा एक स्टेप हमारे आने वाले भविष्य को किस तरीके से सुधार सकता है या किस तरीके से खराब कर सकता है। तो अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ये क्योंकि जो एजुकेटेड व्यक्ति है वही जान सकता है, वही समझ सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे भविष्य में हमें आगे बढ़ाएंगी और कौन सी चीज़ें हैं जिसको अपनाने से हम अपने भविष्य को खराब कर सकते हैं या हम जो है अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते या हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। लास्ट है हमारा एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। एजुकेशन जो है, एजुकेशन हमें हेल्प करता है डेमोक्रेसी से। कैसे? क्योंकि अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में समझ सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई पॉलिसीज़ जो हैं वो कितनी बेनिफिशियल हैं हमारे लिए और कितनी हमारे लिए गलत हैं। या हम ये जान सकते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने अपना लीडर अपॉइंट करके गवर्नमेंट में भेजा है वो व्यक्ति हमारे लिए किस तरीके का काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर भी रहा है या फिर वो किसी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व है। क्योंकि
अगर हम जब तक हम इन चीज़ों के लिए अवेयर नहीं होंगे तब तक हम एक सही लीडर को हम अपॉइंट नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं सही लीडर को हम चुन नहीं सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो हमें आज़ादी देती है किस चीज़ की, हमें अपने लीडर्स को चुनने की। किससे? बाय अवर पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट क्या है? पॉलिटिकल राइट है राइट वोट मीन्स राइट टू वोट। और एजुकेशन एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन, ये भी एक हमारा अधिकार है जो हमारी कंट्री हमें प्रोवाइड करती है। तो ये हमें कब मालूम होगा? ये हमें तब मालूम होगा जब हम एजुकेट हैं, क्योंकि एजुकेट होने से ही हमें पता चलता है कि हमारी कंट्रीज के लिए, हमारी कंट्री के लिए हमारे क्या जो है ड्यूटी है और हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी कंट्री ने हमें क्या राइट्स दिए हुए हैं। जैसे हमारा एक राइट है राइट टू एजुकेशन, जिसके थ्रू जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन हमें किसी तरीके से एजुकेशन देने से मना नहीं कर सकता, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, कलर, रेस एंड रिलीजन के बेस पर हमें एजुकेशन देने से मना नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके बारे में हमें जानकारी कब मिलती है? इनके बारे में हमें जानकारी तब मिलती है जब हम एजुकेट होते हैं। एजुकेटेड पीपल जो है वही समझ सकते हैं कि हाउ मच एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए पेरेंट्स दोज हु आर एजुकेटेड, वो पेरेंट्स जो एजुकेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी इनकम का जो पार्ट है वो इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के ऊपर, अपने बच्चों के एजुकेशन में, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड दे वांट टू इम्प्रूव द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, है ना। और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जानते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खुद नहीं पढ़ पाते हैं तो वो सोचते हैं कि जब हम नहीं पढ़ पाए तो हमारे बच्चे जो है अच्छे से अच्छी एजुकेशन को लेकर अपने फ्यूचर को इम्प्रूव कर सके। तो अगर हमारे जो है पॉपुलेशन इम्प्रूव हो जाएगी, मीन्स हेल्थ और एजुकेशन में इम्प्रूव होती है, तो हमें क्वालिटी पॉपुलेशन मिलती है। जब क्वालिटी पॉपुलेशन हमें मिलती है तो जो पॉपुलेशन है वो हमारे कंट्री की लाइबिलिटी नहीं होती, वो हमारी कंट्री की असर्ट बन जाती है, हमारी कंट्री की संपत्ति बन जाती है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति जो है वो एक इतना काबिल है कि हमारे देश का नाम ऊंचा कर सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पर या फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हमारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ही बैठे हुए हैं, हमारे भारत के नागरिक ही बैठे हुए हैं वहाँ पर। क्यों? बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो एक असर्ट है हमारे कंट्री का, वो एक संपत्ति है हमारी कंट्री की, एजुकेटेड पीपल है इसलिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हमने देखी कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हेल्थ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हुए हैं, ठीक है। अब एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हुए हैं अपनी कंट्री के सिटीजन्स को एजुकेट करने के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जगह जगह पर जो है नवोदय विद्यालय खोले हुए हैं। नवोदय विद्यालय ये उन लोगों के लिए है जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग मीन्स टैलेंटेड हैं बट दे डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट, मतलब जो टैलेंटेड तो हैं बच्चे लेकिन उनके पेरेंट्स के पास इतना जो है पैसा नहीं है कि वो उनके एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर सके। तो नवोदय विद्यालय में लोगों को, बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है, जिससे कि वो अपने भविष्य को सुधार सके, अपने भविष्य को बना सके। इसी के साथ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया हुआ है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक रूल भी बनाया है। पहले क्या था कि लोग जो है जब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था तो वो क्या करते थे, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं किसी दुकान में या किसी रिपेयरिंग शॉप में कहीं पर लगा देते थे, जिससे कि उनके घर में इनकम आएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये चीज़ खत्म की, चाइल्ड लेबर, इसे हम कहते हैं चाइल्ड लेबर, जो गवर्नमेंट ने खत्म किया। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने फ्री एंड कंपल्सरी, फ्री इसलिए क्योंकि वो लोग जो सिर्फ इनकम के लिए अपने बच्चों को किसी न किसी शॉप में या किसी रिपेयरिंग शॉप में या कहीं पर जो अर्निंग के लिए भेज देते थे, ऐसे लोगों के पास पैसा नहीं है तो इन लोगों को एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, तो फ्री हो गया। एंड कंपल्सरी एजुकेशन, क्योंकि वो एक एज है बच्चों की पढ़ने लिखने की, तो उस पढ़ाई की उम्र में बच्चों को काम में इन्वॉल्व न किया जाए, अर्निंग के लिए फोर्स न किया जाए। तो यहाँ पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसके लिए है? टिल द एज ऑफ 14, मीन्स
6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है सर्व शिक्षा अभियान में। इसी के साथ गवर्नमेंट ने जो है गर्ल एजुकेशन स्टार्ट किया है। गर्ल एजुकेशन जिसमें लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे हमारे जो है कंट्री में विलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि गर्ल्स को एजुकेशन देना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उनको लगता है कि गर्ल्स क्या करेंगी, गर्ल्स शादी हो जाएगी, कल को अपने घर जाएंगी, वहाँ जाके उनको जाकर किचन में रोटियां ही सेकनी है, तो उनको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, उनके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, है ना। उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उनके शादी में भी दहेज दो तो वहाँ पे भी खर्चा करना पड़ता है, तो डबल खर्च हम क्यों करें। इसलिए लोग जो है, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गर्ल्स को एजुकेट नहीं करना चाहते। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है गर्ल्स एजुकेशन स्टार्ट किया है, जहाँ पर गर्ल्स को पढ़ाने के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है, जहाँ पे गर्ल्स को पढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो भी गवर्नमेंट करती है। इसी के साथ गवर्नमेंट ने स्कूल्स जो खोले हैं, प्राइमरी स्कूल्स खोले हैं, इसमें अटेंडेंस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील सिस्टम स्टार्ट किया है। मिड डे मील सिस्टम किस लिए, क्योंकि वो लोग जिनके पास पैसे नहीं है, वो लोग जिनके पास खाने के लिए नहीं है, शायद मिड डे मील के लिए जो है बच्चे स्कूल में आएंगे, और स्कूल में आएंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो उनको एजुकेशन मिलेगी। तो ये वो स्टेप्स हैं, दे आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन ऑफ आ कंट्री। हमारे कंट्री के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और हमारे कंट्री के सिटीजन्स को, हमारे कंट्री के जो चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हुए हैं। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एम्प्लॉयमेंट, जो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स वेयर पर्सन इज रेडी टू डू वर्क बट अनेबल टू फाइंड वर्क। मीन्स जहाँ पर व्यक्ति जो है काम करने के लिए तैयार है बट इज नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी टू वर्क। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? मीन्स unemployment is a situation where person is ready to do work but unable to find opportunities of work। जहाँ पे व्यक्ति जो है काम करना चाहता है लेकिन उसको काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, वही अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे जिसमें हमारा फर्स्ट आता है डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं हमारे सेम हैं, ठीक है, डिसगस्ड और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपके एग्जाम में अंडर अनएम्प्लॉयमेंट लिख के आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें बताया नहीं है, है ना। डिसगस्ड और अंडर दोनों का मतलब सेम है। डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड दैन द रिक्वायरमेंट। जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, वहाँ पर डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मीन्स जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है 4 लोगों की, लेकिन वहाँ पे काम जो है 9 लोग कर रहे हैं। तो अगर हम वहाँ से उन 5 लोगों को हटा भी देते हैं तो हमारे प्रोडक्शन में किसी भी तरीके का कोई मतलब अंतर नहीं पड़ेगा, या किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो 5 लोग क्या हैं? दैट 5 persons आर डिसगस्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है। तो डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि मोर पीपल आर एम्प्लॉयड दैन द रिक्वायरमेंट। ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी एक जगह पर अगर एम्प्लॉयड होते हैं तो उसे हम कहते हैं डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको नाम से क्लियर हो रहा है। सीजनल का मतलब है कि जैसे हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उन 12 महीने में से कुछ महीने तो काम है और कुछ महीने काम नहीं है, उसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल इसके लिए है कि वो किसान या वो फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स जो किसी दूसरे के यहाँ खेती करते हैं, किसी जमींदार के यहाँ या किसी रिच फार्मर के यहाँ जब खेती करते हैं तो उन्हें सिर्फ 2 ही समय, साल में 2 ही समय उनके पास काम होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोइंग द सीड्स एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। जब सीड्स को बीज को बोने का समय होता है
तब उनके पास काम होता है। दूसरा, जब फसल को काटने का समय होता है तब उनके पास काम होता है। और बीच के समय में उनके पास किसी तरीके का कोई काम नहीं होता। और जिसके यहाँ वो वर्क करते हैं, जिसके यहाँ वो जॉब करते हैं, वो उन्हें उस ड्यूरेशन में काम से हटा देते हैं, क्योंकि उस समय कोई काम नहीं होता और वो वहाँ उनको सैलरी नहीं देना चाहते। तो वो सिर्फ उतने ही समय उनको काम देते हैं, या फिर उसी समय उनको काम मिलता है जिस समय बीज बोने का समय होता है या जिस समय फसल काटने का समय होता है। बाकी जो है महीने उनके पास किसी तरह की कोई अर्निंग नहीं होती है। इसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जहां किसी भी चीज की कमी की वजह से हम अपने वर्क को नहीं शुरू कर पाते हैं, या जहां किसी भी चीज की कमी की वजह से हम अपने अर्निंग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, वहां पर होता है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। चाहे वो लैक ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो लैक ऑफ लेबर हो, चाहे वो लैक ऑफ लैंड हो, किसी भी कारण से अगर हम अपने काम को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारण से अगर हम अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज की कमी के कारण से अगर हम अर्निंग नहीं कर पाते हैं, तो वहां होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट फोर्थ है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वो लोग जो एजुकेटेड तो हैं लेकिन उनके पास काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको किसी तरह की जॉब नहीं है, उनके पास किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मीन्स दे आर एजुकेटेड, दे हैव स्किल, बट दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज। जो एजुकेटेड है, स्किल्ड है, स्किल्ड का मतलब है कि उन किसी एक चीज के निपुणता हासिल करना, तो वो निपुण भी है, उनके पास स्किल भी है, ट्रेनिंग भी है, एजुकेटेड भी है, लेकिन उनके पास किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई मौका नहीं है जहां पर उन्हें काम मिल सके। तो ऐसे लोग आते हैं हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में। दूसरा आता है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर की वजह से, किसी भी टेक्नोलॉजी की वजह से अगर किसी व्यक्ति की जॉब चली जाती है तो उसे हम कहते हैं टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अगर हम बात करते हैं चलिए हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे एक समय था, क्या था कि जहां पर हर काम जो है मैनुअल हुआ करता था। मैनुअल का मतलब है हर काम हाथों से हुआ करता था, उसका रिटर्न रिकॉर्ड होता था, है ना, हर उसका लेजर तैयार होता था, हर चीज हाथों से तैयार की जाती थी, लिख के तैयार की जाती थी। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई है कंप्यूटर की, जब से कंप्यूटर आया है तब से 4-5 लोगों का काम एक अकेले कंप्यूटर कर लेता है। तो एक व्यक्ति काम करता है, उन 4-5 लोगों के काम को अकेला कंप्यूटर कर लेता है। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए, तो वो 3 लोग जो थे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के आने की वजह से वो 3 लोगों की जॉब चली गई। तो उसे हम कहते हैं टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर ये इस तरीके से जो है अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है हमारे कंट्री में, तो किस तरह की समस्याओं को हमारे कंट्री को फेस करना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं जो हैं वो पैदा होती हैं। ठीक है, तो इफेक्ट क्या पड़ता है इस अनएम्प्लॉयमेंट का? तो इसमें पहला है लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जैसा हमने अभी पढ़ा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि पॉपुलेशन जो है, हमने अभी तक यही पढ़ा है कि पॉपुलेशन जो है वो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है ना। लेकिन अगर पॉपुलेशन हमारी एजुकेटेड होती है, स्किल्ड होती है, तो वो हमारे कंट्री के लिए एसेट बन जाती है, संपत्ति बन जाती है। तो एजुकेटेड पीपल तो वी हैव, हमारे पास एजुकेटेड लोग तो हैं, बट हमारे जो कंट्री है वो फेल है उन लोगों के जो स्किल्स को यूज करने के लिए, वो उनकी स्किल्स को यूज नहीं कर पा रही है। जब वो उनकी स्किल्स को यूज नहीं कर पा रही तो क्या हो रहा है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स जो है, इतना सारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अपने रिसोर्स को यूज नहीं कर पा रहे, वो अपनी जो कैपेबिलिटी है उनके अंदर काम करने की जो क्षमता है उसको वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम कहते हैं लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके बाद आता है इंक्रीज पॉवर्टी। तो आप देखिए, जब किसी के पास जॉब नहीं होगी तो क्या होगा, उसकी अर्निंग नहीं होगी, और जब अर्निंग नहीं होगी तो कंट्री में पॉवर्टी, गरीबी बढ़ेगी। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज पॉवर्टी। इसके बाद आता है इंक्रीज सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स का मतलब है यह हमारे समाज की समस्याएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं, क्रिमिनल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, चोरी है, डकैती है ना, फिर हम कह सकते हैं टेररिस्ट है,
टेररिस्ट लोग क्यों बनते हैं? जब वो परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी जब उनको किसी तरह की जॉब नहीं मिलती, तो ऐसे लोग गलत जो है डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाते हैं, और जब गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे समाज में क्राइम जो है वो बढ़ जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ अवर कंट्री। इसके बाद आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि जो हमारी राजनीति है वो स्टेबल नहीं होती, ठीक है, वो भी डगमगा जाती है। कब डगमगा जाती है? जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। कैसे? जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और एजुकेटेड होने के बाद भी, स्किल्ड होने के बाद भी जब उन लोगों को नौकरी नहीं मिलती, तो वो लोग क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं सरकार के खिलाफ, है ना, धरना देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, विद्रोह करते हैं, और इससे क्या होता है? उनका सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे पा रही, और नौकरी नहीं दे पा रही है इसीलिए गरीबी बढ़ती जा रही है, क्योंकि नौकरी नहीं होगी तो अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग नहीं होगी तो लोगों की जो खाने पीने की समस्या है वो बढ़ती चली जाएगी, लोगों के पास अपने जो है खाने पीने की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। तो इसकी वजह से जो वो लोग जो एजुकेटेड होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, लेकिन उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो उनका गवर्नमेंट के ऊपर से जो विश्वास होता है वो हट जाता है, वो विद्रोह करते हैं, और इस तरीके से जो सरकार है वो गिर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर का मतलब है कि जो मजदूर होते हैं उनका शोषण भी बढ़ जाता है। शोषण कैसे बढ़ जाता है? आप अभी नहीं, आप नेक्स्ट जब क्लास में जाएंगे 10th में तो वहाँ आप पढ़ेंगे। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो हर किसी मजदूर की पेमेंट को फिक्स करती है, ठीक है, ये फिक्स करती है कि किसी भी मजदूर को एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स करती है। सपोज उसने डिसाइड कर लिया कि किसी भी व्यक्ति को 500 से नीचे आप जो है ना सैलरी नहीं दे सकते, इससे कम आप उसे पैसा नहीं देंगे। कोई भी काम करेंगे तो मजदूर की जो इनकम है कम से कम 500 रुपये होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ, तो इतने सारे लोग हैं कि एक ही चीज़ को पाने के लिए बहुत सारे लोग जब लगे होते हैं, तो जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है, एम्प्लॉय जो काम करता है, तो एम्प्लॉयर है वो 500 की बजाय अगर 200 रुपये भी देता है तो वहाँ तो उसके 300 रुपये बच रहे हैं। वो 200 रुपये भी अगर देता है तो वहाँ पर लोग जो है उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे जॉब निकलती हैं, है ना, नौकरियाँ निकलती हैं, तो मांगा जाता है, 1 या 2 व्यक्ति मांगे जाते हैं, और उस चीज़ पर अप्लाई करने वाले कम से कम 50 से 60 लोग हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ क्या है, ये क्यों है? एक पोस्ट के लिए 50 या 60 लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, और फिर वहाँ पर कम से कम पेमेंट पे उन्हें अच्छे से अच्छे जो है एम्प्लॉय मिलते हैं और वो लेते हैं। आज मालूम है कि आज अगर एक व्यक्ति यहाँ काम नहीं करेगा, उसके जाने से पीछे बहुत सारे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं कि एक जगह खाली हो उसे भरने के लिए 10 लोग खड़े, एक जगह को भरने के लिए 10 लोग खड़े, तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर मजदूरों का शोषण होता है, जो एक सैलरी फिक्स की गई है उससे कम कीमत जो है वो एम्प्लॉयर देता है, और लोग उस पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये वो प्रॉब्लम्स थी जो अनएम्प्लॉयमेंट से हमारे कंट्री में बढ़ती चली जा रही हैं। तो यहाँ आपका ये जो सेकेंड चैप्टर था इकोनॉमिक्स का, ये ख़त्म होता है, पीपल एज रिसोर्स, और इसके मैं आपको PDF के थ्रू नोट्स दे दूँगी, तो आप लोग इसके नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।